रात गए एक झंडे वाली गाड़ी क्लिफ्टन के मिड ईस्ट अस्पताल के सामने आकर रुकी। एक घबराई हुई खातून कार से उतरी और नंगे पांव दौड़ती हुई कॉरिडोर में दाखिल हो गई। कहाँ है मेरा भाई, बताओ कहाँ है? उनके रोने और चिल्लाने से पूरा अस्पताल लरस रहा था। सब खामोश थे और किसी को कुछ कहने की हिम्मत न थी। हाथ में कुरान लिए वो दौड़ती हुई इमरजेंसी में आई। आंसू भरी आंखों में उन्हें अपने मरहूम वालिद और छोटे भाई का चेहरा दिखाई देने लगा। पप्पा के बाद शानू भी चला गया और अब नीर नहीं, वो इन ख्यालों में गुम दीवानावार भागती हुई एक स्ट्रेचर के सामने आकर ठहर गई। वक्त भी जैसे वहीं थम गया। कपकपाते हाथों से उन्होंने सफेद चादर हटाई और चेहरा देखते ही जब्त का बंधन टूट गया। स्ट्रेचर पर उस भुट्टो की लाश थी जो बेनजीर दौर में मारा जा चुका था। जी हाँ, वही मुर्तज़ा भुट्टो जो अपनी बहन की हुकूमत में उन्हीं की पुलिस के हाथों बिलावल हाउस से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर कत्ल हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पुलिस मुकाबला था या फिर एक सोची समझी साजिश जिसमें आज तक कातिल का कोई पता नहीं? मुस्लिम वर्ल्ड की पावरफुल खातून अपने भाई के कत्ल में इतना बेबस क्यों दिखाई दी कि ताकत और इख्तिदार होते हुए भी खुद को मजलूम कहने लगी? I was the victim. I was the victim. He was not killed because he was Murtaza Bhutto. My brother was killed. Okay, not your brother. No, not at all. I'm not saying it. I'm not saying it. It was not on your brother. It was the brother of the Prime Minister also. ऐसा क्यों है कि भुट्टो खानदान में जुल्फिकार से लेकर शाहनवाज तक और मुर्तज़ा से लेकर बेनज़ीर तक कत्ल की पुरस्रार कहानियां जिंदों को तो मसनद इक़्तिदार पर बिठाती हैं मगर खुद गुमशुदा दास्तानें बन जाती हैं। आज हम तारीख के औराक से धूल झाड़कर जरा तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले मैं आपसे कुछ किरदारों का तारुफ करा दूं जिनका जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत गौर से सुनिएगा। ये हैं ज़ीशान काज़मी, कराची में ऑपरेशन क्लीनअप के चैंपियन और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एक दौर में उनके खौफ से लड़कों ने जीन्स पहनना छोड़ दी थी। बात ही कुछ ऐसी थी, उनका नाम सुनकर बदमाश भी इलाका बदल लेते। ये थे तो एक SHO मगर IG भी इन्हें सलूट किया करता क्योंकि ये उस वक्त के वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर के ख़ास आदमी थे। ASP शाहिद हयात, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये कहना गलत ना होगा कि इनके बगैर ऑपरेशन क्लीनअप अधूरा था। ये भी नसीरुल्लाह बाबर के ख़ास आदमी थे। यह है SHO क्लिफ्टन हकनवाज सियाल, बड़ी मूंछों वाले कमज़ोर दिल ऑफिसर। इनके करीबी साथी बताते हैं कि बज़ाहिर ख़तरनाक दिखने वाले सियाल का दिल चुड़िया से भी छोटा था। फिर ये इस ऑपरेशन में क्यों शरीक थे और फिर बाद में किस तरह मुर्दा पाए गए, ये सब भी आपको बताएंगे। DIG कराची शोएब सडल तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये अपने दौर में कराची पुलिस को उरूज पे ले गए। SSP साउथ वाजिद दुरानी, उस दौर में उनके और शोएब सडल के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था और ये बात मुर्तज़ा मर्डर में खुलकर सामने आई। सदर आसिफ अली जरदारी, इनसे कौन वाकिफ नहीं। उस वक्त इन पर कत्ल के मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम लगा। जेल भी गए, फिर जमानत मिली और अभी चंद साल पहले ही इस केस से बरी हो गए। असल में मुर्तज़ा कत्ल से चंद रोज़ पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे वो स्पॉटलाइट में आ गया। क्या था वो वाक़या? चलें ज़रा 90s में चलते हैं। मुर्तज़ा अपने गार्ड्स के साथ इस्लामाबाद से कराची की फ़्लाइट में बैठे थे। लेकिन एक मिनट, ये बता दूं कि हम यहाँ उनकी बनाई तंजीम अल जुल्फ़िकार की हाईजैक स्टोरी नहीं सुना रहे। वैसे वो कहानी आप बाद में रफ्तार पर देख सकते हैं। उस रोज़ फ़्लाइट में एक ऐसा शख्स भी था जिसे बैठा देख कर मुर्तज़ा के गार्ड्स की आंखों में खून उतर आया। वो सारे रास्ते उसे बुरी तरह घूरते रहे। एयरपोर्ट से बाहर आकर हर कोई अपनी मंजिल को चल दिया मगर मुर्तज़ा एंड कंपनी का तो कुछ और ही प्लान था। उनकी गाड़ी उसी शख्स के पीछे चल पड़ी। कार कुछ दूर गई थी कि शाहरे फैसल पर मुर्तज़ा की गाड़ी ने ओवरटेक करके रास्ता ब्लॉक कर दिया। गार्ड्स उतरे, गाड़ी को घेरा और उस शख्स को बाहर निकाल लिया। मुर्तज़ा ने अपनी जेब में हाथ डाला मगर जब वो बाहर आया तो उसमें पिस्तौल नहीं उस्तरा था और अगले ही लम्हे उस शख्स की आधी मूंछ उड़ा दी। इसके बाद मुर्तज़ा एंड कंपनी कहकहे लगाते हुए गाड़ी में बैठे और चलते बने। वो कहते हैं ना, मुझ नहीं ते कुछ नहीं। पाकिस्तान में वैसे भी मूंछें रोब और मर्दानगी की अलामत समझी जाती हैं। गुस्सा तो बनता था। वो साहब घर पहुंचे और फ़ोन उठाकर चीफ मिनिस्टर को बेभाव की सुनाई। आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर है कौन जो यूं CM की तबीयत साफ कर रहा है? तो जान लीजिए ये मुर्तज़ा के बहनोई और डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी थे। सब गवाह हैं कि साले बहनोई के दरमियान कभी नहीं बनी।
This government which we have now, it's not a government, it is Alibaba and 40 thieves. मुर्तज़ा भुट्टो की कौन आदत भी थी कि जब वो गाड़ियों का अपना कैवलकेड लेके गुजरा करते थे तो उसमें नीली बत्ती लगा लिया करते थे। शाह साहब उस जमाने में सीएम हुआ करते थे, तो वहाँ से वो अपनी गाड़ी जोरों शोर से लेके सायरन बजाते हुए जाते थे, तो एक प्रमोट कर रहे थे। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता मुर्तज़ा खुद को भुट्टो का जानशीन समझते थे, मगर हकीकत में उनकी शोहरत किसी टेररिस्ट प्रिंस से बढ़कर नहीं थी। भुट्टो की फांसी के बाद वो और उनके भाई प्रेशर में आकर मुल्क छोड़ गए, मगर बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो गिरफ्तारी के बाद भी डटी रहीं और फिर एक वक्त आया कि बेनज़ीर मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। वैसे भी भुट्टो बेनज़ीर को नेहरू की बेटी से कहीं बेहतर समझते थे और वो हकीकत में किस तरह वालिद की कॉपी साबित हुई, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है ज़ाहिर है उसमें ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब की सियासत जो है उनके बाद उनकी बेटी के पास आई, तो अहलियत का बड़ा असर होता है ना। अगर अब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब की विरासत जो है उनके बेटों को मुंतकिल नहीं हुई, उनकी बेटी को मुंतकिल हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी तो अहलियत मौजूद थी, वो करना तो फिर बेटे बैठ जाते और वो कहते हैं कि हमें लीडर मानो, तो ऐसा तो नहीं कर सके। बेनज़ीर ने सियासत और मफाहमत का रास्ता अपनाया तो मुर्तज़ा ने मुज़ाहमत का। बहन पर्ची पर यकीन रखती थी तो मुर्तज़ा बर्छी पर। भाई ने तो मुल्क ना आने और सियासत से दूर रहने का मशवरा ना माना, मगर उनके बेटे जुल्फ़िकार जूनियर और बेटी फातिमा भुट्टो ने फुप्पो की बात को आज तक गिरह से बांधा हुआ है। वैसे अगर मुफाहमत सियासत की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ आसिफ जरदारी अपनी बेगम से कहीं आगे दिखाई देते हैं। वो जो अपने आबाई शहर नवाबशाह में ज़िलाई काउंसिल की सीट हारकर रियल एस्टेट का काम शुरू कर चुके थे, बेनज़ीर से शादी के बाद MNA और फिर किंग मेकर बन गए। यही नहीं, वो 2 दफा सदर बनने वाले मुल्क के पहले सियासतदान भी हैं। प्रिजन और पावर के दरमियान मुफाहमत के बादशाह ने 3 दिहाइयां कैसे गुजारी, इस पर हमारी ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा। 17 साल एग्जाइल में गुजारने के बाद मुर्तज़ा ने दमिश्क में बैठे बैठे धमाका कर दिया। यह ऐलान था पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो बनाकर इलेक्शन लड़ने का। वापसी की पहली कोशिश नाकाम हुई और तैयारे का रुख मोड़ दिया गया। दूसरी अटेम्प्ट में उन्हें ड्रामाई अंदाज में जहाज से उतरते ही नुसरत भुट्टो की आंखों के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। ये नवंबर 1993 की बात है। नुसरत भुट्टो ने तो एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ भी जड़ दिया, मगर वो उन्हें गिरफ्तारी से ना बचा सकी। सवाल यह है कि ये सारा ड्रामा क्यों रचाया गया। कुछ तो कहते हैं कि नवाज शरीफ और खुफिया इदारों ने पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए मुर्तज़ा की वापसी मुमकिन बनाई। बास के नज़दीक नुसरत भुट्टो ने अपनी प्राइम मिनिस्टर बेटी को लाइल्म रखते हुए फौज और सदर को मफाहमत का खुफिया पैगाम पहुंचाया। अगर ये बातें सच मान ली जाए तो भी ये कोशिश नाकाम मंसूबों की फहरिस्त में एक और इजाफा थी। नुसरत भुट्टो बहन भाई की लड़ाई में खुद को न्यूट्रल कहती थी, लेकिन कौन नहीं जानता कि ईरानी नज़जात कुर्द खातून ने हमेशा औलाद नरीना का ही साथ दिया। उन्होंने तो इस मसले का मासूमाना हल भी बता दिया। बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर रहे और मुर्तज़ा को चीफ मिनिस्टर बना दे, मगर बेनज़ीर के लिए ये सब इतना आसान न था। हवाओं का रुख बदल रहा था। पीपल्स पार्टी का सियासी क़िबला अब 70 क्लिफ्टन नहीं बल्कि 2 किलोमीटर दूर बिलावल हाउस था। वैसे 70 क्लिफ्टन की भी अजीब तारीख है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर MRD तहरीक और फिर मुर्तज़ा की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये मुज़ाहमत का गढ़ बना रहा, मगर आज वहाँ सिर्फ खामोशी है। ज़िया दौर में बेनज़ीर ने वालदा के साथ असीरी के 3 साल भी यहीं गुजारे थे। खैर वापस चलते हैं। मुर्तज़ा दहशतगर्दी के केस में जेल के अंदर थे और जाले आपे से बाहर। उधर लाड़काना में पुलिस ने मुर्तज़ा के हामियों पर गोलियां बरसा दी। नुसरत भुट्टो तैश में आकर अपनी ही बेटी पर बरस पड़ी। अब वो उन्हें बेनज़ीर के बजाय मिसेस जरदारी कहने लगी थी। उन्हें नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक से मिलाने लगी थी, बल्कि आगे चलकर तो उन्होंने बेनज़ीर हुकूमत को ज़िया से बदतर करार दिया। बेनज़ीर से भला ये सब कैसे हज़म होता। उन्होंने अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए नुसरत भुट्टो को पार्टी चेयरमैनशिप से अलग किया और ख़ुद सीट संभाल ली। मुर्तज़ा बेनज़ीर पर असलम बेग और ग़ुलाम इसाक़ खान से डील का इल्ज़ाम लगाया करते थे। ये और बात है कि उनकी वालदा खुद अपने बेटे के लिए इन्हीं हलकों से राब्ते में रही। दबाव बढ़ने पर चंद माह बाद बेनज़ीर ने मुर्तज़ा को रिहा कर दिया। अब ये कोई डील थी या प्रेशर, लेकिन मुर्तज़ा का रवैया जेल से बाहर आकर मज़ीद जारहाना हो गया। उन्हीं दिनों मुर्तज़ा का एक कारकुन अली मोहम्मद हांगरू जेल में तबीयत बिगड़ने से चल बसा। मेरे कारकुन को हाथ ना लगाओ, उनको तंग ना करो, इसलिए मैं वो ईसाई नहीं हूँ या तुम्हारे जैसे हिंदू नहीं हूँ कि एक तरफ से थप्पड़ मारो मैं कहूँगा दूसरी तरफ भी मार दो। कोई किसी ने हमारे थप्पड़ मारा तो हम टांगे तोड़ देंगे उनकी, तो हम टांगे तोड़ देंगे उनकी। जब ये यहाँ पे आ गए और ये यहाँ पे वर्किंग शुरू हुई तो कुछ तनाज़ात जो है ना वो पीपल्स पार्टी और इनके माबैन यहाँ पे शुरू हुए। मुर्तज़ा को जीत यकीनी थी, उन्होंने मंसूबा यही जो बनाया था वो कैप्चर करते जा रहे थे
ख़तरा ये पैदा हो गया था कि अगर अगला इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी के सारे लोग जब इलेक्शन जीतने के बाद तो मुर्तज़ा के साथ शामिल हो चुके होंगे, बेनज़ीर को तनहा कर दिया जाएगा। बड़ा अजीब गेम खेला जा रहा था। जब ये सारा मंसूबा सामने आया तो ये हुआ कि वो स्ट्रक्चर पता चलना चाहिए जो पीपल्स पार्टी के अंदर है, जुल्फ़िकार का वो खुफिया ढांचा जो पीपल्स पार्टी के अंदर। शीन बे ग्रुप तो सामने था ना, वो तो सबको पता था कौन लोग हैं। ऐसे में उन्होंने ये किया कि हम इसको एक्सपोज़ किसी तरह करें, अगर ये एक्सपोज़ हुआ तो फिर इस पे काम करेंगे। तो 95 में पहली बार जो है ना वो इंटेलिजेंस की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई कि जो उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, उनकी शहादत का मंसूबा एक साजिश तैयार की गई है और वो उस पर इम्प्लीमेंट जो करेगा वो बंदा होगा जो बेनज़ीर के सिक्योरिटी टीम का हिस्सा रहा होगा। अब यहाँ एंट्री होती है अली सुनारा की। ये एक इंतहाई दलेर मगर जज्बाती जाला था। भुट्टो का पैरोकार था, बेनज़ीर का सिक्योरिटी अफसर था। जब जिद पर आता तो भरी मीटिंग में सीएम सिंध को उड़ा कर रख देता। वैसे सोचता हूँ कि वजीर आला अब्दुल्ला शाह हो या कायम अली शाह, सिंध में बेचारे सीएम की हैसियत ही क्या होती है, सारे फैसले तो क़यादत ने करने होते हैं। अब मुर्तज़ा की वापसी के बाद अली सुनारा उनका राइट हैंड बन गया। इसी बिना पर अब उसे हर हाल में गिरफ्तार करना ज़रूरी था। मुर्तज़ा की पारा सिफत तबीयत का तो सभी को इल्म था, इसीलिए ये काम बहुत होशियारी से होना था, जिसके लिए इंतखाब हुआ हमारी स्टोरी के पहले किरदार ज़ीशान काज़मी का। काज़मी ने अपने इन्फॉर्मर्स के ज़रिए सुनारा के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कई महीने तो फिर ये सिर्फ ये सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग के बाद फिर ये पता चला कि भाई वो बंदा तो 70 क्लिफ्टन से बाहर नहीं आता। हाँ, कभी कभी वो कोई जगह जो है ना, किसी दोस्त यार उसका छुट्टी पे जा रहा हो या उसका घर खाली हो तो वो उससे चंद दिनों के लिए घर ले लेता है। तो वो अपनी वाइफ थी उसकी सकीना ना, तो वो अपनी वाइफ को बुला लेता था, वाइफ के साथ चंद दिन गुजारता था। रात तकरीबन 2 सवा 2 का टाइम होगा। जब छापा हुआ तो हुआ ये कि जिस फ्लैट की इत्तला थी, पुलिस गलत फहमी में उसके सामने वाले फ्लैट में घुस गई। उसने शोर सुन के उसने टेलीफोन 70 क्लिफ्टा मिला दिया और मुर्तज़ा से उसकी बात हुई। उसने मुर्तज़ा को बताया कि कुछ शोर शराबी की आवाज़ आई है, मुझे शक है कि ये पुलिस आ गई है। इतने में पुलिस ने इसका दरवाज़ा तोड़ दिया। थाने आकर काज़मी ने अपने स्टाइल से इंटेरोगेशन शुरू की। खोखरा पार थाना सुनारा की दिलदोज़ चीखों से गूंजता रहा, मगर उसने कुछ ना उगला। हर गुजरते लम्हे के साथ काज़मी के माथे पे फिक्र की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उधर सुनारा का फ़ोन डिस्कनेक्ट होते ही मुर्तज़ा आपे से बाहर हो गए। फ़ौरन अपने पुराने साथी आशिक जतोई को फ़ोन मिलाया और हालात से आगाह किया। वो भी वहीं आ गए। मुर्तज़ा ने गार्ड्स को साथ लिया और अपनी लाल पजीरों में बैठकर CIA सेंटर पहुंचे। थानों पर हमला करके साथियों को छुड़ाना तो मुर्तज़ा का महबूब मशगला था। यहाँ भी मुर्तज़ा की टीम ने अंदर घुसते ही पुलिस ऑफिसर्स पर बंदूकें तान गई। शायद तारीख में ये पहली बार था कि ऑपरेशन क्लीनअप में जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाली सिंध पुलिस एक MPA की बंदूक के सामने बेबस खड़ी थी। पूरे थाने की तलाशी ली गई लेकिन सुनारा ना मिला। जाते जाते मुर्तज़ा ने कहा कि अगर सुनारा को कुछ हुआ तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा। अगले रोज मुर्तज़ा भुट्टो की 42वीं सालगिरह थी जब कराची में सिंध असेंबली और जिमखाना के नज़दीक 2 धमाके हुए। नसीरुल्लाह बाबर ने इल्ज़ाम मुर्तज़ा भुट्टो पर लगाया कि वो सुनारा की गिरफ्तारी का गुस्सा शहरियों पे उतार रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। तो समझे इस वाक़ये पर पुलिस की बस हो गई। 70 क्लिफ्टन के पास 4 बख्तरबंद गाड़ियां पार्क हो गई। मुर्तज़ा अपने दोस्तों को पहले ही बता चुके थे कि वो किसी भी रोज़ गिरफ्तार हो सकते हैं। बेनज़ीर की तरफ से नसीरुल्लाह बाबर को ऑर्डर्स थे कि मुर्तज़ा के गार्ड्स को ऐसे वक्त अरेस्ट किया जाए जब मुर्तज़ा साथ ना हो। पुलिस और खुफिया इदारों को शक था कि उनके साथी इंडियन और अफगान एजेंसियों से राब्ते में हैं। अब यहाँ आपको चेन ऑफ कमांड समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स इंटीरियर मिनिस्टर को पहुँचते और वो ये ऑर्डर्स DIG कराची और फिर ज़िला के SSP तक पहुँचाते। मज़े की बात यह है कि DIG शोएब सडल अब भी यही कहते हैं कि उन्हें इस वाक़ये के बारे में कोई इल्म नहीं था। अगर वाकई ऐसा था तो फिर मुर्तज़ा के साथियों को गिरफ्तार करने का हुक्म किसने दिया? ये कोई काम ऐसा नहीं होता कि ऊपरी सतह तक पता ना हो। जनरल नसीरुल्लाह बाबर तो इस वक्त वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे। ऐसा तो नहीं कि उनके इल्म में ना हो या उनकी इजाज़त के बगैर कुछ हो रहा हो। आज 70 क्लिफ्टन में खूब रौनक लगी थी और क्यों ना लगती। गनवा भुट्टो ने आज जुल्फ़िकार जूनियर की 6ठी सालगिरह मनानी थी। वैसे वो पैदा तो 1 अगस्त को हुए थे, मगर उस रोज़ किसी वजह से सेलिब्रेशंस ना हो सकी थी। मुर्तज़ा भी घर सजाने में मसरूफ़ थे, मगर शहर के हालात देखते हुए उन्होंने 2 बजे सहाफ़ियों को बुला लिया। कम ऑन डैडी, आज तो छोड़ दें। फातिमा ने जिद की तो वो मुस्कुरा कर अपनी बेटी का गाल थपथपाते हुए जिंदगी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए।
I challenge them to come and arrest me. If they can face the consequences afterwards, the political consequences. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम 5:40 पर मुर्तजा सरजानी में एक प्रोटेस्ट मीटिंग से खिताब के लिए निकल गए। उनके कॉन्वॉय में 4 गाड़ियां थीं। सत्तर क्लिफ्टन से निकलते ही गाड़ी शाहराह ईरान पर आई। सड़क के दोनों जानिब पुलिस ने ब्लॉकेड लगाया हुआ था। पुलिस कहती है कि उन्हें मुर्तजा के गार्ड्स के लाइसेंस चेक करने थे। एक सिरे पर एसएचओ क्लिफ्टन हक नवाज सियाल, एएसपी शाहिद हयात और एएसपी राय ताहिर थे। दूसरे सिरे पर एसएचओ गार्डन शब्बीर कायम खानी और एसएचओ नेपियर आगा जमील अपनी टीम के साथ मौजूद थे। मुर्तजा के काफिले का रुख 2 तलवार की तरफ था। पुलिस ने रोकना चाहा मगर वो उन्हें डॉज करके तेजी से निकल गए, वैसे ही जैसे अक्सर सड़क पर बस वाले ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं। सुरजानी पहुंचकर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक और धुआंधार तकरीर कर डाली। तारीख ने साबित किया है, जो अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद करता है उसे दहशतगर्द कहा जाता है। एक बेगैरत पीपल्स पार्टी, मर्द मोहम्मद जरदारी और फर्जंद गटर अब्दुल्ला शाह सुन लो, अगर तुम्हारे में जान है बेगैरत तो आओ गिरफ्तार करो, मैं खड़ा हूं, आओ गिरफ्तार। हमेशा की तरह इस बार भी मुर्तजा ने पुलिस को इस तरह बाईपास किया था जैसे उनकी कोई हैसियत ही नहीं। अब वापसी पर उन्हें रोकना पुलिस की अना का मसला बन चुका था। इस दौरान डीआईजी शोएब सडल के घर टेलीफोन बजने लगता है। आपको बता दूं कि इनका घर मुर्तजा के घर के बिल्कुल सामने था और वो कुछ देर पहले अपने दोस्त के साथ वॉक करके घर आए थे। कॉल नसीरुल्लाह बाबर की थी। उन्होंने कराची ब्लास्ट की रिपोर्ट मांगी। सडल ने फोन रखा और वाजिद दुरानी को मिलाया। ये वही वाजिद दुरानी थे जो इस वक्त पुलिस टीम को हेड कर रहे थे। सडल ने पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो उनके घर से 200 मीटर दूर पुलिस चौकी पर है। शोएब सडल ने हैरान होकर पूछा, आप वहां क्या कर रहे हैं? दुर्रानी ने इन्हें पूरी बात समझाई। शोएब सडल बोले, दुर्रानी तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, ये इस तरह नहीं होगा। लेकिन दुर्रानी बोले, मुर्तजा मुझे जानते हैं, मैं संभाल लूंगा। वैसे हैरत है, शोएब सडल खतरा भांप कर भी इत्मीनान से घर बैठे रहे। खैर, दुर्रानी ने फोन रखा और मुर्तजा का इंतजार होने लगा। दुर्रानी नजदीक ही एक चौकी में बैठकर दोनों टीम्स को सुपरवाइज कर रहे थे। 8:30 पौने 9 बजे के करीब मुर्तजा का काफिला 2 तलवार से 70 क्लिफ्टन की तरफ आया। पुलिस का दावा था कि टीम ने 4 में से पहली गाड़ी को जाने दिया, मगर पता चला कि मुर्तजा तो पिछली गाड़ी में थे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी रुकते ही मुर्तजा भुट्टो ने शीशा नीचे करके पूछा, ये सब क्या हो रहा है? इतनी देर में गार्ड्स भी अपनी गाड़ियों से उतरकर उनके नजदीक आ गए और हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान पहले फायर की आवाज गूंजी। फिर क्या था, पुलिस और गार्ड्स के दरमियान शदीद फायरिंग हुई और पूरा क्लिफ्टन रसने लगा। मुर्तजा के कुछ गार्ड्स थे जो पीछे बैठे हुए, जो खुली उसमें, तो उन्होंने किए हवाई फायर। जब उन्होंने फायर मारा तो ऐसे मौके पे जब पुलिस ने किसी मुसल्लह टीम को रोका हुआ हो और वो फायर मारे, तो आपको पता है कि फिर अंधाधुन होती, तो फायरिंग उसके बाद शुरू हो गई। इनके साथ जो फायरिंग करने वालों में थे, ज़ीशान था, एक वही सिविलियन इन्फॉर्मर जो मैंने आपको बताया कि वो था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट परअसरार बात ये थी कि बेसिकली ये 4 गार्ड्स चंद दिन पहले 1 घंटे के लिए किडनैप हुए थे, फिर वापस आ गए थे। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग नहीं होती, वो हुई थी, वापस आ गए थे। अब मैं वो किडनैपिंग के दौरान क्या हुआ वो नहीं बताना चाहता आपको। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक बिजली चली गई। जब फायरिंग रुकी तो मुर्तजा शदीद जख्मी हालत में थे और उनके 8 साथी हलाक हो चुके थे। इधर उधर बिखर जाने वाली पुलिस फोर्स अंधेरी सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास पहुंची। शाहिद हयात और हक नवाज सियाल भी जख्मी थे, जबकि सड़क पर गुजरने वाले एक टैक्सी ड्राइवर गोली लगने से मर चुका था। राय ताहिर ने जख्मी मुर्तजा भुट्टो को गाड़ी से बाहर निकाला और मोबाइल में डालकर मिड ईस्ट अस्पताल रवाना हो गए। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, ये तमाम बातें ये तो पुलिस वर्जन है या फिर वाक़ई के बाद पहुँचने वाले कैमरामैन और सहाफ़ियों की रिपोर्ट, क्योंकि उस वक्त ना तो सीसीटीवी कैमरे थे और ना पुलिस के अलावा कोई आई विटनेस। बाद में जब इस वाक़े का ट्रिब्यूनल बना तो कैमरामैन ने बताया कि लाशें और ज़ख्मी काफ़ी देर तक वहीं थे और पुलिस उनसे लाताल्लुक़ रही। मेजर तारिक रहीम के साथ ऐसा हुआ था कि मुर्तज़ा ने खुद उन्हें मर्डर किया था काबुल में, जब तैयारा हुआ था। तो इनका क्योंकि मेजर तारिक रहीम पाकिस्तानी हीरो थे पाकिस्तानी कौम के, तो और उनकी जो बॉडी थी वो 55 मिनट तड़पी थी। ये हिडन पॉइंट भी था कि मुर्तज़ा को भी वो तकलीफ़ मिलनी चाहिए कि ये भी 55 मिनट बाद ही अस्पताल पहुँचे। तो इनका सिर्फ काम ये था कि ये इन्होंने उतने देर तक मुर्तज़ा को सड़क पर पड़े रहने दिया, थोड़ा सा एक भंगड़ा डाला उसके गिर्द
और फिर वो 55 मिनट बाद उसको फिर जो है लेके गए। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि मुर्तज़ा 4 गोलियां लगने के बावजूद ना सिर्फ होश में थे बल्कि खुद उठकर स्ट्रेचर पर लेटे। अस्पताल के बिस्तर पर बैठे हुए उनकी तस्वीर कई दिन अखबारों में लगती रही। एक गोली उनकी शहरक के करीब लगी थी जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में मुश्किल का सामना था और फिर यही गोली जानलेवा साबित हुई। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 9:20 पर अस्पताल पहुंचाया गया था। उसमें जो बुनियादी नेग्लिजेंस थी वो ये था कि उनको जब गोली लग गई थी, जिस जगह पे जो अंदर लेके गए हैं, जिस हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर तो खून को रोकने वाली अद्वियात भी नहीं थी। उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी थी। आप वहाँ क्यों नहीं ले गए जिन्ना हॉस्पिटल? आप आगा खान हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? 15-20 मिनट का रास्ता था ना, जिन्ना हॉस्पिटल तो बिल्कुल करीब था। मैं जब अंदर गया तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने जो है वो मुर्तज़ा उस पर स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। और मैं अंदर गया, मैंने एक ही क्लिक किया तो वो कुछ कहना चाह रहे थे, करके ऐसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जब वो पुलिस और वो आगे खड़े हुए थे तो हम जा नहीं सकते थे। पुलिस वाले के लिए अभी तुम जाओ, और ये वो एक दो कहना इसको पकड़ो, इसको कौन है, ये क्या है। तो फिर मैं भाग के मैं अंदर, वहाँ उनका मेडिकल स्टोर था बड़ा सारा, मैं उधर वहाँ चले गया। फिर मैं वापस ऑफिस आया। ऑफिस आके मैंने जो तस्वीर बनी। बहरहाल फिर वो अखबार में जब तस्वीर सुबह पब्लिश हुई, तकरीबन 3 बजे तक जो है ना अखबार, कौमी अखबार छपता ही रहा। इतना छपा कि बस हमारा मालिक जो है ना वारे निहारे हो गए। उन्होंने मजबूरी में जाके जो ना अपनी मशीनें रोके, कहने लगे भाई इससे ज़्यादा चलाएंगे तो मशीनें ख़राब हो जाएंगी, हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, बंद कर दो। 1 घंटे बाद मुर्तज़ा की अहलिया गनवा और बेटी फातिमा बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचे क्योंकि पुलिस ने इलाका सील कर दिया था। मुर्तज़ा अस्पताल में तकरीबन 3 घंटे मौत से जंग लड़ते रहे। 11:15 बजे भुट्टो ख़ानदान का सपूत दम तोड़ गया। उनकी डेथ को 12:25 पर रिपोर्ट किया गया। पुलिस कॉर्डन था बाहर बहुत ज़्यादा और साफियों को रोका हुआ था, तो इत्तेफाक से मैंने गाड़ी पार्क की और मैं धक्का देते हुए अंदर चला गया। वो मुझे पता नहीं डॉक्टर समझे या मुझे पता नहीं क्या समझे, उन्होंने दे अलाउड मी टू गो। तो आई वाज वन ऑफ दोस फ्यू जर्नलिस्ट या 1-2 साफियों के जो अंदर पहुंच गए थे। जिनबा साहिबा वहाँ पर मौजूद थी, जो मतलब है बड़ा कुव्वत बर्दाश्त का उन्होंने मुजाहरा किया था। फिर एक तो को ये की जा रही थी कि वज़ीर आज़म खुद तशरीफ लाएंगी। हमें बहुत पोस्ट मिडनाइट बताया गया कि वो नहीं आएंगी, तो सारी भीड़ छड़ गई और कुछ पुलिस वाले रह गए मिडीज के सामने। एकदम शोर मचा कि प्राइम मिनिस्टर आ रही है। उन्होंने कोशिश की हमें हटा दें वहाँ से, तो हम जब गए अपनी जगह के ऊपर कि हम नहीं हटते, और हमें काउंटर के पीछे खड़े हो गए थे जाके। तो फिर हमने देखा कि बेनज़ीर साहिबा रहना पाई, ठीक है ना, हाथ में कुरान था। एक फिर हमने उनके आहोगिरिया की आवाज़ सुनी, बहुत रो रही थी। उनका एक वाहिद भाई रह गया था शाहनवाज के बाद। तो पूरा ड्रामेटिक सीन था अंदर। बेनज़ीर साहिबा जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब आहोगिरिया कर रही थी। जिनवा भुट्टो साहिबा बहुत ही मतलब सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पुलिस के सिर्फ 2 अफसरान हक नवाज सियाल और शाहिद हयात टांग में गोली लगने से जख्मी हुए थे। हैरत है कि निस्बतन कम जख्मी पुलिस ऑफिसर्स को तो लियाकत नैशल और आगा खान ले जाया गया, मगर मुर्तज़ा भुट्टो को मिडीस ले जाने पर इक्तफा किया गया, जहां सहूलतें भी नाकाफ़ी थी। जब चीज़ों के ऊपर मट्टी डालनी होती है ना, तो फिर एविडेंस को मिटा दिया जाता है, चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। इवन बेनज़ीर भुट्टो का जब असैसिनेशन हुआ, उनको मारा गया रावलपिंडी में, तो वहाँ पर 1 घंटे के बाद वो जगह जहाँ पर खून बिखरा हुआ था, जहाँ ये सारा कुछ बम ब्लास्ट हुए थे, लोग मरे थे, वो सड़क साफ़ कर दी गई। जी, इस मामले में भी जब हम पहुँचे तो पानी सड़क के ऊपर। भुट्टो के जानशीन तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका राजदार अभी जिंदा था और अब ये राज बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुके थे। सुनारा याद है ना? पुलिस ने तो हर हरबा आजमा लिया मगर कामयाब ना हो, लेकिन शायद मुर्तज़ा की मौत सारे हरबों पे भारी थी। ये तफ्तीश चल रही थी। फिर जब ये मुर्तज़ा वाला वाक़या हो गया तो उसके कोई घंटा 1.5 घंटे बाद ज़ीशान काज़मी फिर थाने आ गए। थाने आके फिर यहाँ पे उन्होंने पहले तो थाना लॉक करवाया कि सिविलियन सारे हटा दो और लॉक कर दो, बिल्कुल कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर उसके बाद ये आगे बाबर प्राइवेट रूम में था, बाबर को बुला लिया गया। SHO वाले कमरे में आके बैठ गए, रोज़नामचा मरर को बुलाया। फिर ज़ीशान ने वो रोज़नामचा खोला और उसमें 2 सफ़े फाड़ दिए।
2 या 3 सफ़े थे वो, फाड़ दिया और उसको रुजनाम जमानर से बोला कि ये एंट्रियाँ बाद में करना, इसमें एक एंट्री ऐड कर दो कि मैं इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी जो है बग़र्ज़ तफ्तीश जो है वो इस वक्त थाने में फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक मौजूद हूँ। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं गैर हाजिर था इस दौरान। तो वो एंट्री कराई गई और बाकी एंट्रियाँ फिर उसके बाद वो की गई। अली सुनारा से जब पूछा तो वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा था। तो ज़ीशान ने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये PTV लगाते हैं ना, इसको PTV दिखाओ ताकि पता चल जाए कि ये क्या हुआ। इसका वो दिखाया, इसको बताया कि भाई मुर्तज़ा तो मर गया है। तो उसने बोला कि वो तो मेरा बाप है, वो तो यकीन ही नहीं कर रहा था कि वो मर चुका है। तो इस तरीके से वो फिर पुलिस वालों ने डिश सेट की। ये CNN जब लगा और CNN उसने देखा तो फिर अली सुनारा की कैफियत ही बदल गई। उसने फिर दोनों हाथ ऐसे ऐसे वी की शेप में उसने ऐसे उठाए और इतनी पूरी ज़ोर से अपने सीने पे मारे। फिर वो धाड़े मार मार कर रोता रहा। फिर उसके बाद जब इसका रोना इसका कम हुआ तो इसने सर उठाया। फिर इसने ज़ीशान काज़मी से कहा कि साहब, जब मेरा बाप मर गया तो मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पूछते जाओ, बताता जाऊँगा। तो फिर तो ये कैफियत थी कि इंकशाफात धड़ाधड़ आ रहे थे और बीच बीच में ज़ीशान काज़मी जो है ना चीखें भी मारता था, क्योंकि उसमें बाज़ ऐसी बातें आती थी जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से मुतालिक थी। तो वो बोलते थे यार ये हज़फ़ करो, यार मेरी नौकरी इसका सवाल है, मेरे साथ क्यों बेड़ागर करोगे, ये हज़फ़ कर दो। तो उसको बताया जाता था कि भाई ये हज़फ़ कर लेंगे, लिखने तो दो मुल्ज़िम जो बता रहे हैं। तो वो चीज़ें इस तरीके से होती रही हैं जो, और रात तक ऐसा हुआ कि पूरा जो अली सुनारा ने पीपल्स पार्टी के अंदर जो रा का भारतीय खुफिया एजेंसी का जो कनेक्शन था, जो कनेक्टेड लोग थे और वो लोग जो कि इंडिया में ट्रेनिंग लेके आए थे, वो सारे लोगों के नाम वो उसने बता दिए हैं। आज भी पुलिस में ऐसे अफसरान हैं, ऐसे अहलकार हैं जो ज़ुल्फ़िकार के लिए काम करते थे और जिन्होंने इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग कैंपों में तरबियत हासिल की हुई है। वो लोग एक्साइज में भी हैं, वो लोग कस्टम में भी थे। सुनारा के मुंह से निकले अल्फाज सोने की तरह कीमती थे। उसूलन ये इंटेरोगेशन कई महीनों तक जारी रहती, मगर उस दिन के बाद से काज़मी के सर पे मौत मंडलाने लगी थी। कुछ ही अरसा गुजरा था कि फिरोज़ाबाद के इलाके से एक बोरी बंद लाश बरामद हुई जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ज़ीशान काज़मी की थी। यूँ सुनारा की इन्वेस्टिगेशन को भी ब्रेक लग गया। वैसे ये सारी रिपोर्ट्स इंटीरियर मिनिस्टर नसीरुल्लाह बाबर को मिल चुकी थी। एजेंसियों ने फैसला कर लिया कि पीपल्स पार्टी में मौजूद बागियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। जिनके नाम सुनारा ने लिए उन्हें रास्ते से हटाया जाएगा। लेकिन फिर अचानक प्लान बदल गया। उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट ने और सब चीज़ों ने सारी चीज़ें देखी और पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ी मजबूत लॉबी थी, उन्होंने भी वर्किंग की। उसमें यह हुआ कि पहली बात तो यह है कि अगर ये चीज़ें होती हैं पीपल्स पार्टी बदनाम हो जाएगी, तो एक ही बात सामने आई कि इसका फ़ायदा तो MQM को होगा और वो जो स्पेस बनेगा इस सारे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो ये ऑपरेशन होगा, इस ऑपरेशन के नतीजे में जो स्पेस मिलेगा वो MQM को मिलेगा। MQM को मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान सिंध की जो है ना पहली बड़ी और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात बन जाती। और उसके नतीजे में जो आइंदा जब इलेक्शन होने थे तो उस इलेक्शन का मतलब ये था कि जो अगला वज़ीर आज़म आएगा वो तो अल्ताफ़ हुसैन का नुमाइंदा होगा। तो ये तो जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके लिए बड़ी ख़तरनाक बात थी और ये जो मुख्तदर तबक़ा था वो बिल्कुल इसका मुतहमिल नहीं था कि वो स्पेस अल्ताफ़ हुसैन को मिले। अब तो आए दिन आवाज़ें आती हैं कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था कि डीलें सियासतदानों से नहीं दहशतगर्दों से की जाती थी। उनके साथ एक डील हुई। उस डील में ये हुआ कि उन्हें कुछ टारगेट, कुछ मिशन दिए जाएंगे वो जिस पे वो कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना करें और वो उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से उनको एक गैप मिल गया। आप देखें जब ये क्योंकि सारे अंडरवर्ल्ड के सेटअप में आ गए थे और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लीकेज की और बड़ा नुकसान दिया, बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ हमें। तो उस वक्त आखिर में यही फ़ैसला हुआ ना कि इस गंद को साफ़ करने के लिए एक गंदे आदमी को जो है ना लीडरशिप दी जाए। तो फिर उस वक्त जब ये शोएब ख़ान दुबई में थे तो फिर इनको मैसेज मिला कि भाई आपको अंडरवर्ल्ड डॉन मुकर्रर किया जाता है। तो फिर ये कराची आए। तो आपने देखा कि काफ़ी लोग उस ज़माने में मर्डर भी हुए और ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन बहरहाल वो फ़ैसला भी मेरे हिसाब से तो सही नहीं था, नुकसान ज़्यादा हुए हमें। ये वो अनोखा वाक़या था जिसकी 3 FIR दर्ज की गई। पहली SHO सियाल ने, दूसरी मुर्तज़ा के साथी नूर मोहम्मद ने और तीसरी गनवा भुट्टो ने।
वाकई के बाद सियाल एक रोज घबराए हुए शोएब सडल के पास आए और कहने लगे, सर अब वो नहीं छोड़ेंगे मुझे। और हुआ भी यही। मुर्तज़ा मर्डर के ठीक एक हफ्ते बाद सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद वो अपने घर में मुर्दा पाए गए। उनकी कनपट्टी पर उन्हीं के पिस्तौल की गोली का निशान था। किसी ने इसे खुदकशी कहा तो किसी ने पुरअसरार कत्ल। एक और अहम आई विटनेस मारा गया। बेनज़ीर ने अपने भाई के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कॉटलैंड यार्ड की एक एक्स टीम को बुलाया। टीम आने के 4 रोज बाद फारूक लगारी ने बेनज़ीर हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर की खराबी और उनके भाई के कत्ल को बुनियाद बनाया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने सवाल उठाया कि क्राइम सीन क्यों साफ कर दिया गया। 100 से ज़ायद गोलियां चली मगर सारे खोल कहाँ गायब हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि यह वाकया पुलिस की साजिश है और जाए वारदात पे एक और शूटर था जिसका कोई जिक्र नहीं। वो कौन था आप समझ ही गए होंगे। मुझे याद पड़ता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक बड़ा मशहूर जुमला कहा था, किल अ भुट्टो टू गेट अ भुट्टो। मुर्तज़ा कत्ल केस की तफ्तीश के लिए एक जुडिशल कमीशन भी बना। जस्टिस नासिर असलम जाहिद इसको हेड कर रहे थे, जो 90s में अपने दबंग फैसलों के लिए मशहूर थे। कमीशन ने सबूत ना होने पर हर पुलिस अफसर को बरी कर दिया, मगर साथ ही ये भी कहा कि अगर कत्ल की हिदायत आई हैं तो वो बहुत ऊपर से आई हैं। मगर ऊपर था कौन ये कभी पता न चल सका। जस्टिस नासिर भी नाकाम हो गए। फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड में लिखा कि आसिफ जरदारी किसी हद तक इनके वालिद की मौत के जिम्मेदार हैं, जबकि गनवा भुट्टो के ख्याल में सिर्फ बेनज़ीर ही इस ऑपरेशन की इजाज़त दे सकती थी। Do you believe that Asif Zardari is involved in the killing of your father? Yes. Do you believe that Benazir Bhutto has a role to play? Yes. Unfortunately. आसिफ जरदारी हर पेशी पर यही कहते कि वो बेगुनाह है। जब वो सदर बने तो सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। इससे अगले साल वाजिद दुरानी और पुलिस मुकाबले में शरीक तमाम अफसरान बरी कर दिए गए, बल्कि सस्पेक्टेड अफसरों का तो ग्रेड भी बम कर दिया गया, वो भी बरी होने से पहले। ये अवार्ड भला क्यों मिला? सोचने वाली बात है बॉस। अपनी ऑटोबायोग्राफी डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनज़ीर अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासिर पर लगाती हैं। बेनज़ीर लिखती हैं कि उनके भाई की मौत एक ऐसे वक्त हुई जब उन दोनों की सुलह हो चुकी थी। क्या यही सुलह मुर्तज़ा के कत्ल की वजह बनी? इसका जवाब शायद ही कभी मिल सके। लेकिन कारकुन आज भी यही नारा लगाते हैं, जो कत्ल हुआ वो भुट्टो है। No!